नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। अ, आप में से कई लोग पूछते हैं कि आप क्यों पाकिस्तानियों से बात करते हैं यार इतना? तो मैंने बार-बार बताया कि मैं यूट्यूब पे आया ही इसलिए था कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड थे, एक पाकिस्तानी फ्रेंड थे जर्मनी में मेरे साथ। अब वो जर्मन हो गए, सिटीजनशिप उनकी वही हो गई है। तो उनसे हमारी बातचीत होती और फिर मैंने उनसे जो समझा और जो उन्होंने मुझसे समझा, उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तानियों से बात करने की ज़रूरत है और वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी। तो इसी उधेड़-बुन में मैं आया और ये मेरा कंटेंट है। इसके अलावा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लॉ, मेरी पीएचडी है इंटरनेशनल लॉ, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लॉ, इन्वेस्टमेंट लॉ, इंटरनेशनल। दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंसेस आर। बट मेरा पर्सनल नॉन लॉ जो इंटरेस्ट है वो है पाकिस्तानी समाज को समझने का प्रयास करना, बीइंग फ्रॉम द आइज ऑफ एन इंडियन। तो इसी कड़ी में आज मैंने जिनको इनवाइट किया है वो एक बहुत ही मैं कहूँगा समझदार इंसान है। काफ़ी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी बातें बहुत प्रेरणादायक होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं वो और बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के लिए। कई रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए हैं उन्होंने। उनके साथ वो जाते हैं अक्सर समाज के अगेंस्ट में, वो स्टैंड लेकर के कई हिंदू समाज में गए हैं, कभी क्रिश्चियन समाज में भी गए होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ आप सबके चहेते और हम सब के सुपर रॉक स्टार रॉकी भाई यानी कि मुजफ्फर भाई की। मुजफ्फर भाई, वेलकम टू द शो सर। आपको राम राम, नमस्ते, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सर आप? सत श्री जी अकाल। नमस्कार नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। इससे बेहतर मेरे ख्याल में मेरा तारुफ आज तक किसी ने नहीं करवाया जिस तरीके से आपने मेरा तारुफ कराया, लेकिन मैं इतना अहल नहीं हूँ जितनी आपने मेरी तारीफ कर दी। मैं उसका ये समझे कि 1% भी नहीं हूँ। लेकिन कोशिश है, एफर्ट है और एफर्ट जो है वो जारी है और आप सब हीरे भाइयों को की। क्या पता कि वो हीरा है, वो तो जोहरी बताता है ना, अदरवाइज वो भी खदान में पड़ा ही होता है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे हीरे ही। की जो 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 कदर होती है वो जोहरी करता है। अच्छा चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉक शो। तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि ज्ञान आपको हम्बल बनाता है, ज्ञान आपको डाउन टू अर्थ बनाता है और ज्ञान आप में जो घमंड अहंकार को खत्म करता है। ठीक है ना? तो मैंने ये आपके अंदर भी देखा कि आप जो है बहुत डेडिकेटेड होकर के मैं इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते हैं, स्पेशली हिंदुओं के और सिखों के और क्रिश्चियनों के और दूसरे जो आपके यहाँ पे वो हैं माइनॉरिटीज हैं उनको। हमारे यहाँ माइनॉरिटी का शब्द ही नहीं है कोई, क्योंकि हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ही नहीं है माइनॉरिटी का। तो आपका उर्दू वाला शब्द यूज करते हैं कि आपके यहाँ पे जो ये माइनॉरिटीज को क्या अकलियत। कहते हो, अकलियतें हैं, उन अकलियतों की असलियतें क्या हैं, ये आज हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे मुजफ्फर भाई, वाई इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट? आप तबलीग करके भी अपने आप को पॉपुलर कर सकते थे। बहुत ही मुश्किल सवाल है मेरे लिए। आपको पता है मेरे बैकग्राउंड का, लेकिन आपके जो देखने वाले हैं उनको शायद मैं नहीं, पहले भी मुझे भी बता। बहुत ज्यादा नहीं पता आपके बैकग्राउंड का। मैं एक्चुअली टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन टेक्सटाइल डिज़ाइनर था उसका नाम मुजफ्फर था। ये आपके भाई की एक खासियत थी कि वो पूरा पाकिस्तान उसको उस वक्त जानता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डिज़ाइनर है। तो भाई हालात ऐसे ही थे कि मैं फिर तकरीबन मैंने ये समझे कि 90 से जॉब स्टार्ट की थी। अपनी पढ़ाई को खैर बात कह के एफए एफएससी के बाद में आपको पता कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे बचपन में उनका इंतकाल हो गया था। तो मेरे को वसाइल इतने नहीं थे, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि मैं अपनी जो एजुकेशन है उसको जारी रख सकता। तो मैंने फिर उसके बाद में इस फील्ड के अंदर आया और मेरे जो ये उस वक्त कोई इस तरह का पाकिस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जिसके अंदर बताया जाता हो कि किस तरीके से आपने स्किल हासिल करनी है इस चीज़ की और करना है। तो मेरे जो उस्ताद थे वो मेरे अंकल ही थे, मेरे मामू ही थे। उन्होंने मुझे वो इटली से वो सारा ये सीख के आए थे।
तो उन्होंने आगे मुझे ये सिखाया। तो मैं फिर पहले मुल्तान था, मुल्तान से फिर मैं फैसलाबाद माइग्रेट करके आ गया यहाँ पर। यहाँ पर मैंने अपना जॉब की, बहुत सारे जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स थी उनके अंदर जॉब्स की। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस करूं, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अपनी मैंने एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री लगाने के बाद मुझे शौक शुरू से ही था कि लोगों के मसाइल सुनना और उसके ऊपर कुछ करना। तो जब मैं उस फील्ड के अंदर आया, एम्ब्रॉयडरी की फील्ड के अंदर, खुद मैं ज़ाती तौर पर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस फील्ड के अंदर और लोगों की बात नहीं सुनी जाती। और उसमें ये था कि लोग अपनी जमा पूंजी, यानी ये छोटा सेक्टर था, जैसे आप ये समझे कि इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सेक्टर होता है उसका। तो लोग अपने जेवरात बेच के, किसी ने अपना घर बेचा, कुछ ने बेचा, तो एक मशीन इस तरीके से लगाते थे। उस वक्त 60-65 लाख की एक मशीन आती थी। तो मैंने ये देखा कि लोग ये सारा कुछ करके भी उनको कुछ नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी कि फिर हमने एक एसोसिएशन बनाई उस वक्त, और वो एसोसिएशन बनाने वाला, उसका जो अभी भी जो फाउंडर था वो मैं ही था। पाकिस्तान के अंदर जो ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन बनी, उसका फाउंडर इस वक्त मैं हूँ। और मैंने पूरे पाकिस्तान से जो जितने भी एम्ब्रॉयडरी ओनर्स थे उनको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया। और इस वक्त मैं अभी भी, लेकिन मैंने काम तो खत्म कर दिया, लेकिन एजाजी तौर पर मैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। आपको शायद नहीं ये पता होगा। फिर ये जब मेरा बिजनेस, ये इमरान खान साहब का दौर आया, बिजनेस डाउनफॉल का शिकार हुआ, मैंने फिर ये इसको वाइंड अप कर दिया। मशीनें मैंने सेल कर दी। मशीनें सेल करके मैंने फिर जो है वो कपड़े का होलसेल काम शुरू किया। कपड़े का होलसेल काम भी ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना, दरिया दिल बंदा, जो आया जी इतने लाख का माल चाहिए वो दे दिया। दुकान का पता नहीं उसका, ना अड्डे का पता, ना घर का पता, ना बाहर का पता, ऐसे माल उठाता गया। आखिर एक दिन जो है वो दुकान फारग हो गई। अभी भी लोगों से लाखों रुपया किसी से लेना, कभी किसी से लेना, कभी किसी से लेना, बिल्कुल फारग हो गया। तो ये जब ये पोजीशन हुई ना, तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे अब भूखे बैठे हैं, और जॉब छोड़े उस वक्त मुझे 7-8 साल हो गए थे। दोबारा से उस पोजीशन में जाना, वो एक बंदे के लिए जो होता है कि वो प्रॉब्लम होती है। तो फिर मेरे कुछ शागिर्द ऐसे थे, क्योंकि मैं इस फील्ड में मैंने बहुत सारे शागिर्द जो बनाए हैं, जो पाकिस्तान इंडिया कंटेंट पे वो डिजाइनर होने के साथ साथ वो ये भी काम कर रहे थे कि वो रिएक्शन चैनल था उनका। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनमें उनके आगे जानने वाले थे, जैसे पेंडू रिएक्शन है फैसलाबाद के अंदर, पेंडू रिएक्शन है, न्यूज व्यूज एंड रिएक्शन वाले हैं। तो ये सारे मेरे हाँ, मैं पेंडू रिएक्शन जानता हूँ, देखा मैंने एक दो जी उनका। जी जी। तो दो उनकी तीन तरफ चार मैंने लोग देखा, बैठते हैं। मैंने देखा यार, वो एक दिन मेरी मुलाकात हुई तो वो बताया कि ये हम ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने फिर वीडियोस देखी, मैंने कहा यार ये तो बहुत एक अच्छा काम है कि आप जो कर रहे हैं, कि आप रिएक्शन दे रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर हो, ये बहुत अच्छा काम है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, देखना शुरू किया। मेजर गौरव आर्या साहब को मैंने सुनना शुरू किया, ताहर गोरा साहब को, जो एक जो तारिक भी फतेह, मुझे नाम, जी, तारिक फतेह। तारिक फतेह साहब, बिल्कुल, तारिक फतेह साहब को मैंने सुना। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार ये देखें, हम तो अंधेरे में रहे, कि मैं अभी उस वक्त, यानी कि आज से अगर 2-3 साल 4 साल पहले की बात कर ले, तो मैं तो अपनी जिंदगी समझे मैंने जाया कर दी, कि मुझे इस चीज का पता ही नहीं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर ये चीजें भी हो रही हैं। हमें जो रुख दिखाया जाता था, हमें जो स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर जो चीजें हमें जो बताई जाती थी, वो यही था कि जी पाकिस्तान के अंदर जो अकलियतें हैं, माइनॉरिटी है, उनको बिल्कुल आज़ादी है। जिस तरीके से एक आम मुसलमान को आज़ादी होती है, इसी तरीके से वो अपनी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा ये बताया जाता था कि जी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई पाकिस्तान के हालात जो आज खराब है, उसका जिम्मेदार भारत है। जो भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अटैक होता है या भी कोई मसला मसाइल बनता, तो उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी भारत के ऊपर डाल दी जाती थी। तो ये भी हमने उस वक्त मैंने जब वो सारा कुछ देखना शुरू किया, जो इंटेलेक्चुअल है जैसे डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, उनको सुना। इस तरीके से जो परवेज होद भाई है उनको सुना, और भी जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं उनको भी मैंने सुना कि यार ये असल में ये मसला है क्या, ये चीजें हैं क्या। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें क्लियर होती गई। फिर फिजिकली मैंने जाकर जो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था, मेन टर्निंग पॉइंट जो मेरा था,
वो हरचंद भाई की एक वीडियो थी कि जिसके अंदर उनको पानी नहीं पीने दिया गया था और उनका बर्तन जो है वो अलग रखा गया था। जब मैंने वो वीडियो देखी ना, मैंने कहा यार ये काम भी होता है यहाँ पर। तो मैं उसी वक्त, मेरे कुछ इंडियन भाई थे, उन्होंने बोला कि आप फौरी तौर पर इस भाई के साथ जाएं और अपनी हमदर्दी का इजहार करें, उसके साथ अपनी यकजहती का इजहार करें और बोले कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो मैं फौरी उसी वक्त जो है वहां पर गया अर्चन भाई के साथ, और उनके साथ खाना खाया, उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और उसी दुकानदार के पास गए कि जिसने उनके साथ ये सलूक किया था, और उसको समझाने की कोशिश की हमने कि यार ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ये भी हमारी तरह ही इंसान है, जैसे कि हम मुसलमान एक अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये भी एक इंसान है, ये भी सुपीरियर है। ये नहीं कि हमने अब कलमा पढ़ लिया तो हम जो कोई और मखलूक बन गए हैं, और ये जो है वो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं कि हम इनको ना तो पानी पिलाएं और ना अपने साथ बिठाएं। तो ये एक मेरे लिए, एक मेरी जिंदगी का जो है वो टर्निंग पॉइंट था कि जहां पर मेरी सही तरीके से आंखें खुली कि यार इन हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस तरीके से सलूक किया जाता है। तो फिर आगे सफर चलता गया, आगे बढ़ते गए, बातें होती गई। आप फिर आपसे मुलाकात हो गई, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप यकीन माने कि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे नहीं, मैं नहीं जान सकता था। सारी उम्र मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इन ये बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर से मैं लेक्चर लेता रहता, सुनता रहता, समझता रहता, मैं वो चीज नहीं हासिल कर पाता कि जो मुझे आपके साथ जो बातें करने से, आपके साथ इंटरव्यू करने से, या आपके साथ समझने से, आपसे जो मुझे सारा ज्ञान हासिल हुआ। अब मैं प्राउड इंडियन हूँ। मैं यकीन माने, मैं पहले इस चीज के मुझे था कि मैं पाकिस्तानी हूँ या हम ये हैं वो हैं, लेकिन मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपने मेरी आंखें खोली हैं। आपने मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह। सही और स्ट्रेट रास्ता दिखाया कि ये सीधा रास्ता ये है, इसको बोलते हैं सीधा रास्ता। और हमें अपनी मट्टी से प्यार, ये देखिए इस्लाम का भी यही है कि आप अपने जिस मुल्क में रहते हैं, आपको उस वतन से, उस मिट्टी से, उस इलाके से आपको मोहब्बत होना चाहिए, उसको उस पे आपको प्यार होना चाहिए, और उस पे आपको फख्र होना चाहिए। और आई एम ए प्राउड इंडियन, मैं एक प्राउड हिंदुस्तानी हूँ भाई। और ये मेरा थोड़ा सा एक तारुफ था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अच्छा, तो आगे पर अगर दूसरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो फिर आप यूट्यूब पे मैंने एक बार देखा था कि जब रिबाहा जी वाला इंसिडेंट हुआ था तो एकमात्र वीडियो उस समय जो उनके फेवर में आया था वो सिर्फ आपका ही था। मैंने देखा था, बहुत छोटा सा वीडियो था आपका, बट वो मैंने देखा। मेरे ख्याल मुझे तीस आपसे चालीस मेरे रिबाहा जी ने सब्सक्राइबर इंट्रोड्यूस होंगे। करवाया था, मैं 1 मिनट लूँगा। मुझे रिबाहा जी ने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया कि मुज़फ़्फ़र भाई हैं, तो मैंने फिर आपका एक सर्च किया नाम, तो मैंने देखा कि इकलौता वीडियो उस समय का कंटेम्परेरी, मतलब ये नहीं कि बाद में डाला गया हो, वो आपका ही था, बड़ा छोटा-सा वीडियो मैंने देखा था। तो उसके बारे में ज़रा मुख्तसर बताएँ। हाँ जी, वो मेरे 30-40 मेरे ख्याल उस वक्त सब्सक्राइबर थे, और व्यूज कितने आते थे, 200-300, या कभी 10-15 भी आ जाते थे, 20-25 ऐसे ही थे। तो मैं, क्योंकि जो रिएक्शन चैनल होता है वो सारे जितने भी इस कंटेंट पे काम कर रहे होते हैं उनके वीडियोस देखते होते हैं, और उसी के ऊपर फिर देख कर सिलेक्ट करके तो रिएक्शन देते हैं। तो जब मैंने देखा कि एक लड़की जो है वो, उसके ऊपर अटैक किया गया, हालांकि उसने कोई बात भी ऐसे नहीं की, उसने आम से सवालात पूछे हैं, तो उसके ऊपर अटैक किया गया, और उसके ऊपर एक इल्जाम लगाने की कोशिश की कि वो जो पाकिस्तान के अंदर रहकर वो इस तरह का काम कर रही है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है। तो वो मुझे फील हुआ कि यार ये बहुत गलत हुआ, उसके साथ वो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। तो मैंने उसके ऊपर उस वक्त एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, और मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो आप देखेंगे या क्या, मुझे तो ये भी नहीं था कि कौन देख रहा है उस वक्त, क्या नहीं देख रहा। तो बहरहाल मैंने उस वक्त भी इस पे आवाज उठाई थी, रिबाहा जी के जो उनके ऊपर जो अटैक किया गया था हमजा की तरफ से। तो बहरहाल ये सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। मुझे कुछ लोगों ने आपके साथ और रिबाहा के साथ मिलकर एक बताया है, अब मुझे बताते हैं कुछ लोग, उन्होंने बताया कि जी आप लोगों का एक गैंग बन चुका है, कि जो लोगों को पैसे देकर जो है इस्लाम से खारिज करवाकर उनको काफर बनाते हैं। यहाँ पर यही कहता है कि आप लोगों को काफर करते हैं जी। मुझे ऐसे अब ये यहाँ पर ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि आपका गैंग है, उसमें रिबाहा जी है, और ये इंडिया में एक डॉक्टर साहब होते हैं, वो तीनों अब मिलकर लोगों को गैर मुस्लिम बनाते हैं। तो तो ये कैसे, सारी मुझे तो चीजें, जहाँ तक मुझे पता है अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता और अल्लाह के अलावा कोई गुमराह नहीं कर सकता भाई, हम लोग की तो कोई क्षमता ही नहीं है।
तो और आप तो एक बहुत, मुझे पता है, बहुत पक्के ईमान वाले हैं, और उसी तरीके से रिवाजी हैं जो लोग नहीं जानते हैं। 5 वक्त की नमाज वो पढ़ती हैं और सारे रोजा रखती हैं, और कई बार वो 1-2 शब्द उन्होंने मुझे बताया इस्लाम में कि वो 4-5 दिन के लिए चली जाती हैं, किसी से बातचीत ही नहीं करती हैं, खाली कुरान की आयतें डॉक्टर साहब, लिखती मैं हैं, सब ज़ाती तौर पर तबलीगी जमात से मेरा ताल्लुक था। मैं जो जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फॉलोअर था, और मैं हमेशा जब भी उनका फैसलाबाद में, क्योंकि उनकी रिहाइश भी फैसलाबाद में है, तो जहाँ पर उनका बयान होता था पहली सफ में जाकर मैं बैठकर बयान सुनता था, उनके कदमों में बैठकर उनका बयान सुनता था। और जो बातें करते वो रोता था, धाड़े मार मार कर रोता था कि यार क्या बात की है, क्या क्या इन्होंने ये जबरदस्त बात की है। तो मैं जो जितना करीब से ये सारी चीज़ों को जानता हूँ, शायद कोई जानता हो, तो मैं खुद तबलीगी जमात के साथ मैं अटैच रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं इनको डीपली बहुत ज़्यादा जानता हूँ। असल में डॉक्टर साहब, मेन चीज़ है कि आप अपने आप कहते तो हैं कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ। आपसे लोगों को फायदा क्या हो रहा है? ये मेरा ये इन बड़े-बड़े जो मुल्ला हैं, बड़े-बड़े आलिम दीन हैं, मौलाना तारिक जमील साहब या ये कि आपसे किसी का फायदा हो रहा है, किसी को भला पहुंच रहा है, आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। अगर किसी की जान खतरे में है तो आप उसकी जान बचा पा रहे हैं। अगर किसी की बेटी को अगवा किया जा रहा है, आप उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अगर किसी के कारोबार को उसको अगवा करके उससे पैसे लिए जा रहे हैं, तावान लिया जा रहा है, आप उसके ऊपर बात कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आपकी, मैं समझता हूँ आपकी नमाज का कोई फायदा नहीं, आपकी दाढ़ी का कोई फायदा नहीं, आपके सर के ऊपर जो एक बड़ा सारा अमामा आपने रखा हुआ उसका कोई फायदा नहीं। इंसानियत के लिए अगर आप काम नहीं कर सकते तो आपका जो ये सारा कुछ है वो फजूल है। इसका एक रत्ती का आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। तो मैं, मेरा यही है कि आप बेशक किसी भी धर्म से तल्लुक रखते हैं। मैं अगर मुसलमान हूँ, मैं उसके साथ साथ मेरा मेरा एक ये भी होना चाहिए कि मैं दूसरे के भी काम आ सकूँ, मैं किसी के लिए को भला भी कर सकूँ। तो ये मैं उस दिन से ये समझें कि मेरा एक मिशन बन चुका है कि आपने देखा कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन भाई जो हमारे, उनके घरों को जलाया गया, उनके खिलाफ इस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए थे कि वो उनको मारने की कोशिशें की गई, लेकिन उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले बहुत कम थे। सबसे पहले वहाँ पर मैंने कोशिश की, मैं पहुँचकर उनकी आवाज़ को बुलंद करूँ। हिंदू भाइयों के जो मंदिर को गिराया गया, या उनके जो वहाँ पर जो उनकी बेटियों को अगवा किया गया, मियाँ मिट्ठू की तरफ से बहुत, पाकिस्तान के अंदर मियाँ मिट्ठू के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। मियाँ मिट्टू, मैं अब सादकाबाद में उसके घर के तकरीबन कुछ फासले पे वहाँ जाकर मैंने वीडियोस बनाई, बात भी की। मुझे मेरे अपने रिलेटिव ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने मना किया कि भाई ये बहुत खतरनाक बंदा है, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा जान का खतरा तो क्या, जो मेरी जान ज्यादा कीमती है उन हिंदू भाइयों के जिनकी जानें वो ले रहा है, या जिनकी बच्चियों को वो अगवा कर रहा है। मैं उन चीजों का डॉक्टर साहब, मैं उसको कहता हूँ आई विटनेस हूँ कि उनकी जो बच्चियों, 3 बच्चियों को अगवा किया गया और उनको अपने घर में लेके गए, उनको कन्वर्ट किया गया, और उनकी फैमिली के ऊपर उस वक़्त क्या क़यामत गुज़र रही थी। मैं उस वक़्त उनके घर में मौजूद था। उनका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उनका सोग मुझसे देखा नहीं जा रहा था, कि लेकिन वो मजबूर थे, वो बस थे, बेकस थे कि ना उनके पास कोई, वहाँ पर उसकी पुलिस ने उनकी हेल्प की, ना वहाँ पर कोई जो बाअसर जो हिंदू हैं या जो एमएन एमपी हैं उन्होंने उनकी हेल्प की। लेकिन मैंने कोशिश की, मैं उनके साथ डीपीओ ऑफिस भी गया, उनके खिलाफ वीडियो मियाँ मिट्टू के खिलाफ बनाई, उनकी आवाज़ को वहाँ पर बुलंद किया। मैं जितनी एफर्ट कर सकता था मैंने कोशिश की, और ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। मेरे खिलाफ बहुत सारे ऐसे अभी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं, रेडिकल माइंडसेट किस्म के लोग हैं, वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसको दबाया जाए, किस तरीके से इसकी आवाज़ को बंद किया जाए। लेकिन जब तक आप जैसे मोहब्बत करने वाले भाई हमारे साथ हैं, आप हिम्मत और हौसला हमें देते रहेंगे, और ये मेरा मिशन जो है वो जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही। मैं पहले आपके लोगों को बता दूं कि मुझे किसी के रिलीजन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जो मैं काम करने आया हूं वो स्पष्ट है। पाकिस्तान के लोगों को ये बताने आया हूं कि कल्चर और रिलीजन 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। इसके तार्किक प्रूफ हैं। आप यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, आप वो अपने आप को अरब भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के लोगों के कॉन्शियसनेस में बात है ना कि ये हिंदू भाई हैं, वो ये कहते नहीं ये पाकिस्तानी भाई हैं। आप समझ रहे हैं? चलो आप इंडियन भाई नहीं, ये हिंदू भाई हैं, ये क्रिश्चियन भाई हैं। मतलब वो मान चुके हैं कि पाकिस्तानी होना उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
सिर्फ वैल्यू मुसलमान होने की, तो फिर पाकिस्तान क्यों कह रहे हो उसको आपने? तो पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको यदि समझाया जाए तो लोग समझेंगे, और आप उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको आबाद इंडिया में बहुत प्यार किया जाता है, बहुत सुना जाता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मुजफ्फर भाई को लाएं, मुजफ्फर भाई की बातें सुननी है। मैं तो भी यू हैव मैं भी आप सबसे, अपने जो देखने वाले हैं उनके प्यार, उनकी जो मोहब्बत है, मैं उनका कर्जदार हूँ। मैं उनकी नहीं जवाब नहीं दे सकता जिस तरीके से वो मुझसे प्यार करते हैं, जिस तरीके से मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेजेस भी करते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं। बहुत मैं उनकी मोहब्बत का जो है वो जो है मशकूर हिंदी का हूँ, शब्द होता है उभारी होता हूँ, क्या बोलते हैं? आभारी आभारी। आभारी, मैं आभारी हूँ उनकी मोहब्बत का। नहीं, हम सब भी आपकी मोहब्बत के आभारी हैं। और मैं अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आपने ये जो माइनॉरिटीज के साथ काम किया, हिंदुओं के साथ, और भी जो माइनॉरिटीज हैं, लेते हैं सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जूश बहन लोग हैं, तो क्या आपने देखा? आप तो कई रेस्क्यू मिशन पे भी गए, आपने क्या देखा कि समाज में क्या इनके साथ जो व्यवहार होता है वो, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कुछ एक अ, लाइव एग्जांपल भी हो सके तो देते आप। जी, एक तो ये था कि जो मैं यहाँ से गया था, हिंदू भाई थे जिसकी टांग टूटी हुई थी, अजमल भाई थे। तकरीबन क्या नाम था 3-4 माह उनका? से वो बेड के, अजमल, नाम अजमल था, वो हिंदू थे? जी हिंदू। ये देखिए, ये दिस इज आई लाइक इट। इससे ये सिद्ध हो, देखिए दिस इज समथिंग वेरी मीनिंगफुल। इसका मतलब ऐसा नहीं है, सऊदी अरेबिया में भी लोग सलमान नाम के हैं पर वो मुस्लिम नहीं है, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर यहूदीज, एंड दे आर जो उनकी कई एक वहां पे अरबिक रिलीजन, बहाई और भी रिलीजन, उनके नाम भी सलमान है, उनके नाम भी मोहम्मद है, उनके नाम भी ये है। सो दिस इज समथिंग द पाकिस्तानी शुड नोट डाउन। इसको समझें कि नाम का रिलीजन नहीं होता, वरना अजमल भाई हिंदू नहीं होते। चलें आगे बोलें, बट थैंक यू फॉर दिस ये सवाल इन्फॉर्मेशन। ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था। मैंने कहा यार नाम तो आपका मुसलमानों वाला है, लेकिन आप ये नाम क्यों रखा? कह रहे जी हमारे बड़ों ने रख दिया नाम, तो बस क्या इसमें, नामों में क्या होता है? तो वो तकरीबन 2-3 माह से वो बेड के ऊपर थे, और एक मिनट उनके जो, इंटरजेक्ट करो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों का नाम हिंदू नाम था, एक का नाम था उदय, एक का नाम था कुशय। और यदि नहीं पता होगा ना तो आप आज के वो देख लीजिएगा, वो उनके दोनों बेटे का नाम उदय और कुशय था। जी जी, सॉरी, प्लीज बोलिए। तो वो खैर उनको रेस्क्यू वहां से किया, और वो वहां पर जो रेस्क्यू करने वाली टीम थी, वो भी दोनों हिंदू भाई थे। अब देखें वो जो आए थे हमारे साथ, अभी भी मेरा उनसे राब्ता होता है। जय भाई हैं, जय कुमार भाई, मैं अभी भी उनसे मैसेज करता हूँ, बातचीत करता हूँ। वो भी, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है अभी रिसेंटली। वो कह रहे थे कि मैं इंडिया विजिट करना चाह रहा हूँ। बहरहाल उनको वहां से रेस्क्यू किया। अब मैं आगे बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है। जो हमारे वहां पर डॉक्टर थे, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के मीरपुर खास के जो हेड थे, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, उन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ। उन्होंने कहा कि यार आप इतनी दूर से, फैसलाबाद से, इस हिंदू भाई को रेस्क्यू करने के लिए आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता। उन्होंने स्पेशली खुद उसका ऑपरेशन किया, खुद किया। हालांकि उनके जूनियर भी थे, लेकिन वो कह रहे कि इसका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा। ऑपरेशन खुद किया। उसके ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से तो चीजें होती, कुछ चीजें ऐसी थी कि जो बाहर से लानी पड़ी थी, तो चीजें उन्होंने खुद परचेज की। डॉक्टर माजिद खान उनका नाम था। मैं उनको आज भी उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि वो उन्होंने वाकई में हमारी भी हेल्प की, और हमारे जो भाई थे जो बीमार थे उनकी भी हेल्प की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम है। अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं। कि जैसे मैं अब आपको बताऊं कि मैंने कुछ मैसेजेस आपको भी किए थे, आपके पास शायद वो अभी भी मौजूद हों, कि जिसके अंदर मुझे बोला गया था कि आप ये काम को छोड़ दो, आप इस काम को पीछे हट जाओ, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। और कुछ जो हिंदू भाई हैं, उनकी तस्वीरें थी ऐसी कि जो जिन्होंने वो येलो कलर के कपड़े पहने होते हैं, जो जोगी वगैरह होते हैं, वहां पर एक मेरी शक्ल का थे। वहां पर ऐसे उन्होंने दायरा लगाकर बोला कि ये देखें जी, मुजफ्फर भाई जो है वो अब इस्लाम से खारिज हो चुका है, और ये हिंदूइज्म इसने इख्तियार कर लिया है,
और ये देखें इसकी तस्वीर। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर मेरी जो इस तरह की तस्वीरें बनाकर वायरल की गई। अभी भी जो उसके बाद में जब मैंने जब ननकाना साहब था, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने पग पहनी, तो वो पग पहने के ऊपर भी मुझ पे एतराज़ हुआ और कहा गया कि आपने ये काम क्यों किया, और मुझे अब बार-बार जो है वो वार्निंग मिल रही है कि आप इस तरह के कामों से बाज आ जाएँ, वरना आपके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं होगा। तो ये एक जो 90% लोग हैं वो हमारे इस काम को अच्छा नहीं समझते, और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा है, पहले तो वो मानते ही नहीं, पहले तो वो मानते नहीं ये ऐसे कुछ नहीं। जब उनको प्रूफ दिखाया जाता है, उनको मैंने फिजिकली मैंने उनको दिखाई कि ये देखे ये खबर है और ये वीडियो है, उसके बाद में वो कहते हैं अगर ऐसे हो भी रहा है तो फिर आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें दबा देना चाहिए कि अगर इस तरह कुछ हो भी रहा है तो ये हम इसको छुपा दें ताकि पाकिस्तान की बदनामी ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ आटे में नमक के बराबर लोग ऐसे हैं कि जो हमारे इस काम को एप्रिशिएट भी करते हैं, हमारे इस काम में हमारे साथ भी हैं, और वो हम उसकी सपोर्ट की वजह से ये समझे कि मुझे कुछ हौसला होता है कि नहीं यार, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग भी ऐसे भी हैं कि जो हक का साथ देने वाले हैं, सच का साथ देने वाले हैं, और इंसानियत को समझने वाले हैं और इंसानियत का साथ देने वाले हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। कोशिश हमारी जारी है, हम उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वक्त के साथ साथ इनकी तादाद में जो है वो इंशाल्लाह इजाफा हो जाएगा। जी। अच्छा, मुजफ्फर भाई, आप इतना कुछ देख रहे हैं, अच्छे और कम का मुझे पता है तादाद में थोड़ा अंतर हो सकता है, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कभी अपनी इतिहास को गले लगाएंगे, या हमेशा वो यही मानेंगे कि हम अराई हैं तो हम सेंट्रल एशियन हैं, तो हम अरबी हैं, तो हम बाहर के हैं मगर लोकल नहीं है? क्या वो कभी अपनी कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, और क्या किया जाए कि वो करें? देखिए, आपने अराइयों की बात की, जैसे हसन निसार ने ये बात की थी कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जी मैं, मेरा जो डीएनए है वो इस खित्ते का नहीं है, तो मैं भी अराई हूँ। मैं भी मेरा भी जो कास्ट है वही है जो हसन निसार की है, हम भी अराई हैं, और मेरे जो फोर फादर्स थे वो जलंधर के रहने वाले थे, और जो मेरी मदर के जो आगे थे रिलेटिव थे वो सारे वो होशियारपुर के रहने वाले हैं। तो मैं तो इसी खित्ते का हूँ, मैं इसी मिट्टी का हूँ, और मुझे इस मिट्टी से प्यार है। तो इस तरह के लोग हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो इसी तरह के हैं। और उससे पुरानी बात मैं बताऊं कि एक जो अराइयों की तारीख है, एक बुक है बहुत पुरानी, तारीख है अराइयाँ, उसके अंदर जो 3 चीज़ें लिखी गई हैं कि जी अराई कहाँ से आए। एक तो बताया जा रहा है कि जी मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, उसने जब सिंध के ऊपर हमला किया, उसके बाद में जो उसको वापस बुला के उसको मार दिया गया था या उसको कैद कर दिया गया था। जो उसके साथ फौजी आए थे वो पाकिस्तान के अंदर ही आबाद, इसी सॉरी पाकिस्तान तो था नहीं, इसी खित्ते के अंदर आबाद हो गए। तो उन्होंने यहाँ पर शादियाँ कर दी, और वो आगे से फिर वो उनकी नस्ल जो चली उसको अराई बोलते हैं। कुछ बोलते हैं जी कि ये लोग जो है आर्यंस हैं, कि आर्यन से उनका जो यहाँ पर आए, आकर आबाद हुए, और उनमें से जो आगे नस्ल बनी वो अराई कहा जाता है उनको। और कुछ कहते हैं कि ईरान के अंदर से कुछ एक खास कबीला था कि जो, लेकिन ये तीनों के अलावा चौथी कोई यहाँ पर ऐसी वजह नहीं बताई गई कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। आप ये देखें ना, वो बुक उठा के देखें, उस बुक के अंदर एक वजह ये भी तो लिख सकते हैं ना कि नहीं ये लोग लोकल भी हैं, यहाँ पर ये लोग लोकल भी हैं, और यहीं के ये इसी मिट्टी के रहने वाले हैं, इसी खित्ते के रहने वाले हैं, लेकिन उस बुक के अंदर ये नहीं लिखा गया। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली जो हमारी हिस्ट्री है, या हमारी हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, मुख्तलिफ सेमिनार्स हों, जो भी हो, हमें अपनी जो तारीख है उसके बारे में नहीं बताया जाता। हमें ये बताया जाता है कि जी हमारे हीरोज़ कौन हैं। मेन मेन जो मैं फ़ॉल्ट ये समझता हूँ, मेन फ़ॉल्ट ये है कि हम इन्वेडर्स को अपना हीरो मानते हैं और अपने आप को इंडियन नहीं मानते। ये 2 चीज़ें जिस दिन पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ जाएँगे, इसको रियलाइज़ कर लेंगे कि नहीं, इन्वेडर हमारे हीरो नहीं हैं। हमारे हीरो लोकल है, यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने इन्वेडर के साथ हमला को रोका यहाँ पर,
उनसे इन लोगों की जानों को बचाया, वो हमारे हीरो थे। और हम इसी खित्ते के लोग हैं, हम इसी मिट्टी के लोग हैं। जिस दिन ये सारी चीजें समझ में आ गई तो मैं समझूंगा ये मसला ही हल हो गया। उसी दिन से हम तरक्की करना शुरू कर देंगे। लेकिन बात आपने जो सवाल पूछा था कि ये कैसे ठीक हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता, इतनी जल्दी नहीं लगता कि आप उंगली पे नाम गिन सकते हैं इन लोगों के, जो लोग इस चीज को, इस थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं या इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं या लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। वो चंद लोग हैं कि जो कहेंगे कि जी हाँ इस मिट्टी के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हमें इस मिट्टी से प्यार है। मुजफ्फर और भाई, जी वो चंद लोग ही चाहिए होते हैं। एक जिन्ना ने पाकिस्तान बनवा दिया ना, पाकिस्तान बनवाने पूरे पाकिस्तान के लोग थोड़े आए थे। चंद लोग जी ही चाहिए होते हैं, मगर वो सही जगह चाहिए होते हैं और सही कैपेबिलिटी के चाहिए होते हैं, तो फिर बदलाव आया जा सकता है। क्योंकि बाकी दुनिया तो भेड़ होती है, उसको बत्ती के ट्रक के पीछे, ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दी और चले जा रही है, चले जा रही है। उसको कुछ समझना नहीं है, वो चाहता है कुछ हमको बत्ती दे दो, बस जो बत्ती दे दोगे वो लग जाएगी उसके पीछे। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो वी नीड थिंकिंग पीपल। बाकी भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ का तो खेल ही नहीं है, ये भीड़ का खेल कभी था नहीं। तो एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं मुजफ्फर भाई, और वो ये कि आप जब बच्चे थे तो मुतालिया पाकिस्तान में आप क्या पढ़ते थे? हिंदू, सिख और जो इस जगह के लोग थे उनके बारे में क्या पढ़ते थे? अब आपकी पोती है, बच्चे हैं, उनकी भी किताबें आपने देखी होंगी, तो क्या पढ़ाया जाता था इंडिया के जो हिंदूज हैं या दूसरे जो रिलीजन है, सिख हो गए या इनके, उनके बारे में? अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह नहीं बताया जाता था कि हिंदू या ऐसे है। वो ऐसा ऐसा यानी कि वो स्लो पॉइजनिंग की जाती थी। ये बताया जाता था कि भारत या इंडिया जो है वो एक जालिम मुल्क है और उसके ऊपर जो हुक्मरानी है वो हिंदुओं की है। यानी कि इस तरीके से बताया जाता था कि जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, उस वक्त सिखों ने कत्लेआम किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनको बहुत ज्यादा तादाद में मारा। और हिंदू एक जालिम कौम है, हिंदू जो हमेशा से ही जो है वो इस तरीके से, ये इस तरह की चीजें जो है ना वो बताई जाती थी। लेकिन मैं उसमें जो मुताले पाकिस्तान के अंदर या जो हिस्ट्री के अंदर जो इस तरह ऐसा ऐसा बताया जाता, उससे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो हमारे घरों के अंदर हमारे जो बड़े थे वो बताते थे, या जो मस्जिद के अंदर जब हमें जुमा का खुतबा दिया जाता है, माजरत के साथ मेरे अगर पाकिस्तानी भाई कोई, मैं उनसे एडवांस में माफी चाहता हूँ कि हाँ, हम जुमे दोनों के लोग खुतबे, माजरत चाहते हैं भाई। जी, कि जुमे के खुतबे के अंदर देखें, जो कोई जितने भी पाकिस्तानी हैं वो नमाज पढ़े ना पढ़े 90% वो जुमा पढ़ने जरूर जाते हैं। और जिस भी वो मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक हो, वो सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, उनको ये चीज हर दूसरे तीसरे जुमे के खुतबे में ये जरूर बताई जाती, अभी भी बताई जाती है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है और जो है वो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही मसाइल का शिकार है और उसके ऊपर यहूदी लाबी और ये सारे जो है मिलकर हमलावर है। तो ये बचपन से एक घर से ट्रेनिंग होती है, एक थोड़ा बहुत जो है वो हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर, और उसमें मेन किरदार जो है वो हमारी मसाजिद के खुतबों का है। और ज्यादातर जो बच्चे हमारे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं वो तो ये समझे कि वो एक बम बनकर निकलते हैं वहां से, और उनको ट्रेनिंग ही इस तरीके से दी जाती है कि वो उनके अंदर एक गुस्सा और जो है वो चीज होती है कि वो कुछ भी कर दें, कि उनके सामने कोई हो, ऐसा हो बंदा हो कि जो नॉन मुस्लिम हो और वो बस खुला मैदान हो और वो जो उसको मारकर वो जन्नत हासिल कर ले। तो ये एक मिल मिला के सारी चीज जो हमारी सोसाइटी को खराब करने में इन सब का जो है वो बहुत अहम रोल है। लेकिन मैं इसमें अच्छा, ज्यादा क्या जिम्मेदारी में, ब्राह्मण, बनिया ये सब बताया गया था आपको? ब्राह्मण कौन है, बनिया कौन जी है, इस सब चीजें? जी जी, शूद्र का हमें बताया जाता है यहाँ पर कि शूद्र के ऊपर बहुत जुल्म होता है, उनके कानों के अंदर शीशा डाला जाता है। और हिंदू कौम इतनी जालिम होती थी कि होती है या कि वो जब वो कोई मरता था तो अब उसकी बीवी को भी साथ में मार देते हैं। ये यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो पढ़ाया जाता है, अभी शायद पढ़ाया जाता है या नहीं, लेकिन मैंने जब पढ़ा था उस वक्त नहीं, ये मैंने सारी तो चीजें। देखा आपकी यूनिवर्सिटियों में भी यही पढ़ाया जाता है। बड़े नामचीन प्रोफेसर साहब हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर में भी यही बता रहे थे कि हिंदू ये सब करते थे और मुगल यहाँ पे एज जी वो आए थे।
जी। तो बड़े मजे की बात है कि आज भी जिनको आप शूद्र कहते हैं वो मेजॉरिटी है, इंडिया का 70-80% पॉपुलेशन उनका ही है। एनीवेज बात है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर था, नॉट डिवीजन ऑफ बर्थ। इंडिया कभी वो थ्योरी दिया ही नहीं, तो उस पर खैर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मुजफ्फर भाई, आपका काम बहुत प्रशंसनीय है, हम सब आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, आपके वेल विशर है। और हमारी कोई जात वो इस्लाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपका कल्चर हजारों साल का है, आपकी सभ्यता हजारों साल की है, और इस कल्चर और इस सभ्यता के बारे में जानिए और इसके बारे में पढ़िए, किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत आइए। हम आपसे आपका रिलीजन छीनने नहीं आए हैं, हम आपको आपका कल्चर लौटाने आए हैं। आप दुनिया भर में रिलीजन लेकर के बैठे हो, लेकिन कल्चर ढूंढने के लिए कभी अरबों के पास जाते हो, कभी तुर्कों के पास जाते हो, कभी मलेशियंस के पास जाते हो, लेकिन ये नहीं पता आज तक अपनी कल्चर क्या है। तुर्कों को उनकी आइडेंटिटी पता है कि वो सेंट्रल एशियन है, वो तुर्क है। अरबों को अपनी आइडेंटिटी पता है कि वो अरेबियन पेनिनसुला के लोग हैं और अरब हैं। मले को पता है कि वो मलेशियन है मगर मुस्लिम है मगर मलेशियन है। इस तरीके से सबको पता है, अफ्रीकन्स को पता है कि वो नाइजीरियन है, मुस्लिम है। सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, और उसका रीजन सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो थ्योरी भी है जिसको कम्युनिस्ट पढ़ाते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर समझते हैं कि ये कोई हिंदू समाज की एग्जेजरेशन से। हर समाज अपनी मिट्टी से प्यार करता है, और अगर हम इस आधार पे जाएंगे तो हर समाज दूसरे से नफरत इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी मिट्टी को प्यार कर रहा होता था। जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को घटिया समझा, नीच समझा, नजस समझा। इसके रिटर्न प्रूफ है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, और उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की। तो वो भी वही कर रहे थे कि लोकल से नफरत कर रहे थे। तो अगर लोकल बाहर वाले से नफरत कर रहा था तो बाहर वाला कोई प्रेम लेके नहीं आ रहा था। एनीवेज, ये बातें समझने की मैं फिर कहूंगा, आपको रमजान मुबारक, आपके पूरे परिवार को रमजान मुबारक, ईद की अग्रिम बधाइयां, पूरे पाकिस्तान को ईद की अग्रिम बधाइयां। हाँ, लेकिन यही है कि आपको आपके कल्चर के बारे में जानना चाहिए। हम पे भरोसा ना करें, पढ़ें, बहुत सारी चीजें मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है। इन्हीं ऑन दिस गुड नोट एंड विद होप, मैंने फिर कहा कि सिर्फ चंद लोग चाहिए होते हैं, कोई आर्मी, हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना कि हमें बहुत लोगों को सर कटवाने हैं। हमें 3-4 ऐसे लोग चाहिए जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, उसके बाद बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मुजफ्फर भाई, इस सफर में आप हमारे हम सफर बने, और हम चाहते हैं कि आने वाला जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है हमारी संतानों का, वो प्यार भरा हो और मिठास भरा हो। इसी के साथ नमस्ते, सलाम, बहुत शुक्रिया। आदाब। नमस्कार।